हेलो फ्रेंड्स। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या फिर दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को सी टेट गुरु कंपटीशन जोन पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपके जीने के दो ही तरीके होने चाहिए कि जो भी आपके ज़िंदगी में लक्ष्य निर्धारित हो उसे आप किसी हद तक कैसे भी आप उस लक्ष्य को प्राप्त करें। अपने अंदर एक जुनून पैदा करें, एक साहस पैदा करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करें। अन्यथा आपकी ज़िंदगी में जो लक्ष्य प्राप्त है उसी में अपनी ज़िंदगी बिता ले। देखते फ्रेंड्स, आज का क्विज प्रीमियर लाइव, वो क्विज प्रीमियर लाइव जो कि प्रतिदिन शाम को 6 बजे होता है। फ्रेंड्स, आज का जो प्रीमियर लाइव है वो स्पेशली क्लास 10th के भौतिकी का अर्थात फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन से। फ्रेंड्स, इसमें ऑब्जेक्टिव्स के टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, अर्थात कि टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें शामिल है। इसमें से आप इसका आंसर शाम 6 बजे लाइव फॉर्म में लाइव चैट में जाकर ABCD ऑप्शन के रूप में आंसर कर सकते हैं। उसके बाद जब ये क्वेश्चन सेशन यानी जो लाइव सेशन है वह कंप्लीट हो जाए तब आप कमेंट बॉक्स में आप अपना मार्क्स बता सकते हैं कि आपने 30 में से कितने मार्क्स सही किए। फ्रेंड्स, ये सेशन आपको शाम के 6 बजे लाइव रहेगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का यह प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन का क्विज कॉन्टेस्ट। फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आप इसका आंसर लाइव चैट में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, आपका मिट्टी का उपयोग करके कभी भी लेंस तैयार नहीं किया जा सकता है। कांच, प्लास्टिक एवं जल, इन सभी के उपयोग से लेंस की तरह उपयोग किया जा सकता है। कांच से तो लेंस बनता है, सभी को पता है। अगर जल को भी अगर उसमें प्रकाश हम भेजें तो उनके अंदर भी अपवर्तन की क्रिया होती है, अर्थात कहा जा सकता है कि वह भी एक लेंस की भांति कार्य कर सकता है। अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक भी अगर ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी हो, तो उनसे भी अगर प्रकाश भेजा जाए, प्रकाश की किरणें उसे गुजारी जाए तो वह आपका अपवर्तन की क्रिया दिखलाएगी, अर्थात कि लेंस के रूप में प्लास्टिक का भी यूज हो सकता है, जल का भी यूज हो सकता है और कांच का भी यूज हो सकता है। लेकिन मिट्टी से अगर प्रकाश की किरणें भेजी जाए तो वह अपवर्तित नहीं होगा, अर्थात कि आर पार नहीं जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। फ्रेंड्स, आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम होगा, इसलिए आप जल्द से जल्द आंसर को एंटर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा फ्रेंड्स आपके लाइव चैट में जुड़ सके, और लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि 100 सेंटीमीटर। इसलिए क्योंकि लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है आपका 1/f, यानी कि 1/, फोकस दूरी, और f का जो मान होता है उससे हम लोग को मीटर में मापना होता है। अर्थात अगर 100 सेंटीमीटर को और कैलकुलेट करें तो वह 1 मीटर के बराबर होगा, अर्थात कि 1/1, यानी कि बराबर में 1/1 करेंगे तो आंसर हमारा जो आएगा वह सिर्फ 1 आएगा, अर्थात कि हमारी जो क्षमता होगी वह 1 डायप्टर होगी।
इस फॉर्मूला को आप याद रखें 1/f, जो कि लेंस की क्षमता का सूत्र है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कहता है हमारा थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, अर्थात कहाँ रखने पर वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, जितना जल्दी हो सके आंसर करें। इसका सही जवाब आपका है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अर्थात कि कह रहा है कि अगर प्रतिबिंब को समान साइज में चाहिए और साथ में साथ वास्तविक ही चाहिए, तो कह रहा है उत्तल लेंस के कितने दूरी पे रखा जाना चाहिए। अगर ये हो गई आपकी उत्तल लेंस, तो आपको जो वस्तु रखनी है वह किस जगह पर रखे कि समान आपका प्रतिबिंब बने। तो आपको रखनी है, अगर ये आपका f1 और f2 की अगर कल्पना करें कि फोकस दूरी की, तो आपको इसके डबल दूरी जो कि C1 और C2 के रूप में होती है, जिसे हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या की दूरी, अर्थात फोकस दूरी की दुगुना, वहां पर रखने के बाद आपका जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा समान बनेगा। ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपका जो प्रतिबिंब जब जब वक्रता केंद्र पर, यानी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें, अर्थात कि सेंटर पर रखें, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा समान साइज का और वास्तविक रूप में बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभवतः क्या हो सकता है? फटाफट आंसर करें, जितना जल्दी हो सके आंसर एंटर करें आप। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल। वो कैसे, वो देखिए आप। अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस आपकी ये बन गई, जिसमें बीच का हिस्सा आपका पतला और दोनों हिस्से पे मोटा भाग, अर्थात कि अगर इसके गोलीय भाग की बात करें तो हो सकता है कि ऐसा गोला बना हुआ हो। अगर हम लोग बात करें कि गोलीय आपका कह रहा है यहाँ पर कि अवतल दर्पण की अगर बात करें, यहाँ पे कह रहा है दर्पण और लेंस दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण जो बनती है वह बिल्कुल ऐसे बनती है जिसके बाहरी भाग जो होता है वो कलर किया हुआ होता है, अर्थात कि उसका प्रावर्ती भाग धंसा हुआ होता है। अर्थात अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों के दोनों एक ही गोले का भाग, अगर आप ध्यान से देखें तो लग रहा है कि ये दोनों के दोनों एक ही गोले का भाग है। देखने से लगता है कि दोनों जो है एक ही गोले का भाग है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर होगी। अर्थात कि हमारा जो आंसर होगा कि दोनों अवतल लेंस, यानी कि दोनों अवतल, जो एक दर्पण है वो भी अवतल दर्पण और जो लेंस है वो भी अवतल लेंस होगा, तब भी दोनों की जो त्रिज्या होगी एक समान एक रूप में 15 सेंटीमीटर हो सकती है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? सिर्फ 10 सेकेंड में आपको आंसर करना है, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है आपको। इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि प्रकाश के अपवर्तन यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 2 प्रकार के होते हैं।
पहला नंबर चीज कि जब भी अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये कोई माध्यम है, सपोज दैट कि ये आपका शीशा का एक टुकड़ा है, प्रकाश की किरणें अगर आती है, प्रकाश की किरणें आती है तो इसे निकलना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये निकलती कैसे है, यहाँ से हल्का सा मुड़ जाती है और निकलती है ऐसे, ऐसे निकलती है। निकलने के बाद फिर बाहर जो निकलना चाहिए बिल्कुल ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन बाहर ऐसे नहीं निकलती है। बाहर कैसे निकलती है, तो बाहर आपकी जो निकलेगी वह इस फॉर्म में ऐसे निकलती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अपने लाइन से थोड़ा सा मुड़ जाती है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लाइन से मुड़ जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर जब किरण हुई तो पहली बार एक बार अपने पथ से विचलित हुआ, एक बार यहाँ अपने पथ से विचलित हुआ। अर्थात कि दोनों वैल्यू में अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग एक लंब की कल्पना करें तो यहाँ पे जो आपका आपतित यहाँ पे कोण है और जो यहाँ पे अपवर्तित कोण है, इसका वैल्यू जो होगा इसे हम लोग साइन आई, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा ये आर, यानी कि जो अपवर्तित आपका कोण है उसे हम लोग साइन आर से डिनोट करेंगे। मतलब कि साइन आई बट्टा साइन आर हमेशा समान अनुपात में होगा। तो पहला नियम इसका ये है कि साइन आई और साइन आर दोनों कांस्टेंट वैल्यू होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों का वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग स्नेल के नियम से के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ स्नेल। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा नियम होता है कि एक ही बिंदु पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस बिंदु पे डाला गया अभिलंब, यानी कि तीनों के तीनों एक ही तल पर होता है। यानी कि दो नियम, एक नियम साइन आई बाई साइन आर ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और दूसरा नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया लंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। आपके पास टाइम कम है, जरा फास्ट आप आंसर करें और लाइक बटन जरूर क्लिक करें। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो प्रकाश के परावर्तन होंगे उनके भी दो ही नियम होंगे। दो नियम कैसे होंगे वो देख लीजिए आप। अगर मान लीजिए कि ये हो गया आपका अवतल दर्पण, क्योंकि इसका आंतरिक भाग धंसा हुआ है इसलिए यह अवतल दर्पण। अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर प्रकाश की किरण अगर आती है, अगर प्रकाश की किरण आएगी तो एक नंबर चीज कि यहाँ पे जाने के बाद जितना एंगल बना के लौटेगी, यानी कि एफ से होकर गुजरेगी। अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे एक आपका अभिलंब है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एंगल की अगर बात करें तो यहाँ पे एक कोण बनेगा और एक कोण यहाँ पे बनेगा। ये दोनों कोण का मान हमेशा बराबर होता है। पहला कोण हमारा आपतन कोण कहलाता है, क्योंकि ये किरण जो है आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण है, इसलिए इनसे बना हुआ कोण हमारा आपतन कोण, आपतन कोण, और यहाँ से परावर्तित किरण है इसलिए ये कोण हमारा परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। पहला नियम। दूसरा नियम कहता है हमारा कि आपतित किरण, ये रही आपतित किरण, और ये आपका परावर्तित किरण, ये वाली किरण, और ये आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तीनों के तीनों एक ही तल पे होते हैं। अर्थात कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, एक आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर, और दूसरा चीज कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तीनों के तीनों एक ही तल पे होते हैं। इसलिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है।
सरल सूक्ष्मदर्शी में अर्थात कि जो आपका नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है उसमें किस लेंस या दर्पण का यूज किया जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अर्थात कि उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लेंस और दर्पण में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेंस का मतलब होता है जिनसे प्रकाश आर पार कर जाए, लेकिन दर्पण जो होता है, दर्पण का एक भाग कलर्ड होता है जिनसे प्रकाश की किरणें लौटकर वापस जाती है। इसलिए सूक्ष्मदर्शी है तो उसमें इस पार से उस पार तक प्रकाश की किरण जानी चाहिए, इसलिए यहाँ पर लेंस का यूज होगा। और वो कौन सा लेंस होगा? तो उत्तल लेंस। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं क्योंकि इससे पहले इसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। पिछले क्वेश्चन में हम लोग अपवर्तन के नियम के समय हमने बताया था कि साइन आई बट्टा साइन आर इसका वैल्यू जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है और इसी वैल्यू से हमें मिलता है अपवर्तनांक। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। इसको ज़्यादा डील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले क्वेश्चन को आप फिर से वीडियो देखेंगे तो आसानी से इसे समझ पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा एक उत्तल लेंस होता है। जल्दी बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अर्थात कि ये उत्तल लेंस की आकृति जो होती है वह चारों तरफ से हल्का सा पतला होगा, लेकिन बीच का हिस्सा जो होगा वो होगा आपका मोटा वाला हिस्सा और उसे हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। इसलिए ऑप्शन सी आपका जो है वह सही जवाब है। अगर ये क्वेश्चन अवतल लेंस के लिए होता तब होता है कि बीच का भाग जो होगा वो पतला होगा लेकिन बाहर का भाग चौड़ा होगा, अगर अवतल लेंस के लिए पूछा जाए तब। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लेंस का आवर्धन अर्थात कि एम किसके बराबर होगा? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अर्थात कि भी बट्टा यू वस्तु की जो दूरी है बट्टा वस्तु की ऊंचाई जो है, ये दो तरीके से हम निकाल सकते हैं आवर्धन को। एक नंबर जो वस्तु की ऊंचाई है और जो आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इनके अनुपात के थ्रू से एक वस्तु की दूरी और उनके जो आपका प्रतिबिंब की दूरी है इस आधार पर हम निकाल सकते हैं। अर्थात कि आवर्धन दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी बाई यू सही आंसर होगा। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? अर्थात कि फोकल लेंथ और वक्रता त्रिज्या में क्या अंतर है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात कि r बराबर 2f अर्थात कि फोकस दूरी जो होगी वह उसकी दुगुने वाले हिस्से को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अर्थात कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू से देखें हम लोग तो मान लीजिए कि ये रहा आपका एक दर्पण, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है। ये आपकी अवतल दर्पण की ये पूरा गोला जिस गोले से यह दर्पण तैयार हुआ है, इनके ये रहा बिल्कुल केंद्र पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट, और यहाँ से हमने यहाँ तक की दूरी यानी कि ध्रुव तक के बीच की दूरी तय किया। यह डिस्टेंस जो है हमारा r का वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम f की बात करें तो ये अगर प्रकाश की किरण इधर से आएगी तो जिस भाग से लौट के जाएगी वो पॉइंट होगा हमारा f, यानी कि ये f जो होगा इसके दो भागों में बांट रहा है। अर्थात कि
2f यानी f का जो दुगुना होगा वह r के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को किस नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी निर्गत किरण, अर्थात कह रहे हैं यहाँ पे निर्गत किरण यानी कि निकलने वाली किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा। सपोज दैट ये वाली अगर एंगल हो गई, यहाँ से अगर किरण आई, किरण को हम रेड से ले लेते हैं, ये अगर किरण आती है और यहाँ से आपकी निकलना चाहिए और यहाँ से अगर निकल गई, सपोज दैट यहाँ से निकल गई, देखिएगा फिर से एक बार, ये रही आपकी मान लीजिए कि शीशे का एक प्लेट, यहाँ से किरण आई, किरण आने के बाद यहाँ से जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन आपकी यहाँ से निकल गई है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये निर्गत किरण और ये रही आपकी लंब यानी कि अभिलंब हो गया। कह रहा है आपको कि अभिलंब और ये निर्गत किरण इनके बीच का यह कोण क्या कहलाएगा। तो ये किरण निर्गत है, इसलिए इस कोण को हम लोग निर्गत किरण के नाम से जानेंगे, अर्थात कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। इस क्वेश्चन को डिटेल पहले किए थे, आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं अगर पिछले क्वेश्चन को आपने समझ लिया है। अगर नहीं समझो पिछले क्वेश्चन को तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, रिवाइंड करके आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर पी अर्थात कि 1 डायप्टर होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया था कि जब भी अगर क्षमता की बात करें तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/f और f का मान जो होगा हमेशा मीटर में होगा। तो अगर हम 1/, और फोकस दूरी की जगह पे 1 मीटर रखें 1/1, तो हमारा जो आंसर आएगा वह 1 डायप्टर ही आएगा। इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ स्थित होती है। फटाफट आंसर करें। इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पहला नंबर चीज की अवतल दर्पण में रखना है, उसके बाद हमें प्रतिबिंब कैसा चाहिए, काल्पनिक भी चाहिए, सीधा भी चाहिए और आवर्धित प्रतिबिंब यानी बड़ा चाहिए हमें। तो मान लीजिए कि ये प्रतिबिंब ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अगर हम बात करें, मान लीजिए कि ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है, और ये हो गया आपका, मान लीजिए कि ये वस्तु की हो गई हमारी f, ठीक है, समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है f, और ये वाला वैल्यू हो गया हमारा p, ये पॉइंट होगा हमारा p। इसके बीच में अगर वस्तु को, ये हो गया हमारा c का पॉइंट यानी केंद्र। इसमें देख लीजिए मैं एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देता हूँ कि कहाँ पे रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। पहला नंबर चीज कि देखिए जब भी C पर वस्तु रखिएगा तो आपका प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा, अर्थात कि C का प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। पहला नंबर चीज, जब वस्तु को C और F के बीच में ले आइएगा तो प्रतिबिंब भी खिसक कर थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा, अर्थात कि एक बड़े फोटो से देख लेते हैं हम लोग, इसे आसानी से समझ में आएगा। ये रहा आपका मान लीजिए कि अवतल दर्पण, ये रहा आपका F पॉइंट
ये रहा सी पॉइंट और ये रहा आपका अनंत, यहाँ पे हो गया अनंत पॉइंट। अब क्या है कि वस्तु को पहले हम अनंत से रखना शुरू करते हैं, अनंत पे रखते हैं सबसे पहले। अनंत पे जब रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा एफ पर, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा एफ पर, यानी अनंत के रखने पर प्रतिबिंब बनेगा एफ पर। उसके बाद अनंत और सी के बीच में अर्थात यहाँ रखते हैं वस्तु को, तो प्रतिबिंब पहले एफ पर पड़ा हुआ था। अब प्रतिबिंब जैसे हम इसको वस्तु को अंदर की तरफ लाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण से दूर भागने लगेगा, अर्थात सी और एफ के बीच में बनेगा। अर्थात कि वस्तु को जब रखेंगे अनंत और सी के बीच में तो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में। फिर रखेंगे वस्तु को सी पर तो इसका प्रतिबिंब बनेगा सी पर। लेकिन जब वस्तु को रखेंगे सी और एफ के बीच में, अर्थात कि वक्रता त्रिज्या और एफ के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा और पीछे। अगर हम वस्तु को एफ पर रख दें तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। लेकिन अगर वस्तु को एफ और पी के बीच में रखें तो इसका प्रतिबिंब बनेगा इसके पीछे, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आवर्धित बनेगा। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दर्पण और उसके फोकस दूरी के बीच में रखा जाए वस्तु तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब आप दे जल्दी जल्दी। इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में सबसे बड़ी खासियत है कि इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है, क्योंकि इसकी प्रतिबिंब जो बनती है वह दर्पण के पीछे बनती है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण है, यानी अवतल दर्पण को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अभिसारी लेंस। इसे अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया आपका अवतल लेंस। अब ये आपका अवतल दर्पण अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी कहते हैं। अभिसारी और अपसारी दो वर्ड है। एक में क्या होती है कि बिंदु जो होती है आपकी दूर दूर से आने वाली किरणें एक पॉइंट पे आके मिलती है, और एक में क्या होता है कि एक बिंदु से जो होती है प्रकाश की किरणें निकल के फैलती है। यानी कि जो अभिसारी होती है वह किरणों को फैलाने का काम करती है। तो ये जो आपका अभिसारी के रूप में कार्य करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि जो आपका उत्तल दर्पण है उनका जो प्रतिबिंब होगा, अर्थात कि जो इमेज बनेगा हमेशा इमेजिनरी बनेगा, अर्थात काल्पनिक बनेगा और साइज में स्मॉल बनेगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? अर्थात कि वास्तविक प्रतिबिंब किससे प्राप्त हो सकती है? फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा वो जल्दी जल्दी बताएं ताकि हम भी आंसर को जल्दी करें, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो आपका। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है वह हमेशा आपको हमेशा नहीं वास्तविक प्रतिबिंब दे सकता है, हमेशा नहीं, एक कंडीशन है जिस समय काल्पनिक प्रतिबिंब भी देता है। लेकिन समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों हमेशा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब ही देगा, ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देगा। खास तौर से उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो ये छोटा भी प्रतिबिंब देगा, सीधा भी देगा और साथ में काल्पनिक भी देगा। ठीक है फ्रेंड्स, और समतल दर्पण में समान आकार आकृति का प्रतिबिंब बनेगा लेकिन काल्पनिक बनेगा। सिर्फ आवर्धित प्रतिबिंब आपको मिलेगा तो अवतल दर्पण में मिलेगा। देखते हैं फ्रेंड्स
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अभी क्वेश्चन को डील किया था, बताइए फटाफट इसका सही जवाब। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल गिवन है सामने में, इसलिए इसका सही जवाब आया आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। इसकी पहले ही हम लोग डिस्क्रिप्शन ले चुके हैं, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवतल दर्पण ही होगा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। पिछला क्वेश्चन का अगर डिस्क्रिप्शन याद हो तो आसानी से आंसर दे सकते हैं आप। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक, अर्थात समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा काल्पनिक, इमेजिनरी। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब यानी बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में मिलेगा। प्रतिबिंब हमें बड़ा चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण, अर्थात कि अवतल दर्पण में ही हमें प्रतिबिंब आवर्धित मिलेगी, वास्तविक भी मिलेगी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स इसका कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात कि सीधा, अर्थात कि एक क्वालिटी है काल्पनिक प्रतिबिंब में जब भी बनेगी वो हमेशा सीधा ही होगी। इसे आप याद रखिए, एकदम माइंड कर लीजिए कि इमेजिनरी अर्थात कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगी हमेशा सीधा बनेगी। आप इसे खुद से भी प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं, यानी आईने में अगर तस्वीर देखें, आप अपनी फोटो देखें तो उसमें दिखेगा आपकी प्रतिबिंब सीधा बन रही है, अर्थात कि वह प्रतिबिंब आपकी काल्पनिक है और सीधी भी है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हमारा किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 5 सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए इसमें क्वेश्चन में, क्योंकि यह बिल्कुल समझाया हुआ सटीक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और आपके मैट्रिक के एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने बताया था कि इसका प्रतिबिंब जो होता है आभासी भी होता है और साथ में छोटा भी होता है। समतल दर्पण में समान आकार के होते हैं, समतल में समान आकार के होते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में छोटा होता है। हालांकि दोनों में प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी अर्थात कि काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन क्या होगा इसमें उत्तल दर्पण में छोटा बनेगा और समतल दर्पण में समान बनेगा। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें प्रतिबिंब आवर्धित यानी कि बड़ा बनता है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि उत्तल दर्पण। अगर बात करें दर्पण की, उत्तल दर्पण की, तो ये हो गया आपकी उत्तल दर्पण, ये हो गया आपकी पी पॉइंट अर्थात कि ध्रुव, ये हो गया सॉरी माफ कीजिएगा गलत हो गया, आपका बन गया ये बन गया आपका उत्तल दर्पण, ठीक है फ्रेंड्स, और ये बन गया आपका पॉइंट पी, ठीक है, ये बन गया एफ यानी फोकस, और ये बन गया आपका सी पॉइंट, क्योंकि ऐसा ही आपका बनेगा आपका गोला, और इसी की जो आपकी केंद्र होगी वो आपका वक्रता केंद्र होगी। ये हो गई आपकी फोकस दूरी। अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें चिन्ह परिपाटी की, तो पी अर्थात कि ध्रुव से जो बाएं साइड की होती है वो निगेटिव होती है और उसके दाहिने साइड वाला वैल्यू पॉजिटिव होता है। एक और नियम कि प्रकाश की किरण जिस तरफ जाती है वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है और उनके विपरीत वाला साइड आपका निगेटिव होता है, जिससे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं
कि ये वाला जो हिस्सा है यानी कि आपका ध्रुव के दाहिने साइड वाला हिस्सा पॉजिटिव है, अर्थात उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, अर्थात कि P और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा फोकसांतर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया मान लीजिए कि दर्पण, और ये हो गया आपका F, और ये हो गया आपका पॉइंट P। इनके बीच की अगर दूरी की बात करें तो ये हो गया F और P के बीच की दूरी, और इसे ही हम लोग कहते हैं फोकस लेंथ या फोकसांतर या फोकल लेंथ या फोकस दूरी, इसी भी नाम से आप कह सकते हैं। अर्थात ध्रुव यानी P वाले वैल्यू को हम लोग पोल यानी ध्रुव कहते हैं, और F यानी कि फोकस पॉइंट, इनके बीच की दूरी फोकसांतर या फोकल लेंथ कहलाती है। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध। इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर चुके हैं। सिर्फ 5 सेकंड का टाइम आपके लिए। 5 4 3 2 1 ओवर। फ्रेंड्स का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि F = R/2। हमने बताया था कि आपकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। इससे हम लोग F = R/2 भी लिख सकते हैं, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। 27 कहता है हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। फ्रेंड जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात कि अवतल दर्पण। हमने पढ़ा था कि इसे अभिसारी लेंस भी, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये है अगर इसके F के भी पास अगर रखा जाए, F और आपका जो P यानी ध्रुव के बीच की अगर वस्तु को रखा जाए तो एक प्रतिबिंब जो होता है आपका आभासी बनता है और बड़ा बनता है, जिससे आसानी से हम लोग यानी कि दाढ़ी बना सकते हैं, हजामत बना सकते हैं। इसलिए हजामत बनाने में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण का यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि प्रतिबिंब जब छोटा बनेगा तो आसानी से हम चीज़ों को ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 28, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है। जल्दी बताएं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आपके क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकें। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण, अर्थात कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, जिसकी वजह से तापों को अभिसारित करती है, इकट्ठा करके रखती है, जिससे कि आपको हीट अधिक मात्रा में मिलती है और भोजन जल्दी तैयार होता है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, सर्च लाइट के परावर्तक सतह किस दर्पण की बनी होती है। जो टॉर्च होती है सर्च लाइट, उसका परावर्तक सतह में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। सर्च लाइट में हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं, जिसकी वजह से लाइटों को हम लोग दूरबीन के रूप में कर सकें, दूर के रूप में फैला सकें। इसके लिए हम लोग सर्च लाइट में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स इस क्विज कॉन्टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अर्थात कि ये जो आपका है डॉक्टर जो दर्पण का यूज करते हैं वो दर्पण है आपका अवतल दर्पण, जिससे कि नाक, गले के आंतरिक भागों को आसानी से हम लोग देख सके। इसके लिए आपकी जो टर्च जलाते हैं उनके सामने जो लाइट होती है वो लाइट रखा हुआ होता है, वो लाइट आपकी अवतल दर्पण सिर पे लगा लेते हैं ताकि वहाँ से परावर्तित होकर किरण नाक और कान के आंतरिक भागों तक जा सके और आसानी से उन चीज़ों को ऑब्जर्वेशन कर सके। फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप एक बार
रिवाइंड करके, यानी ये लाइव सेशन था, इसके बाद रिवाइंड करके आप इन 300 क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले तो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, इन 30 क्वेश्चंस में आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। जैसे 27 सही हुआ तो 27/30 और उसके बगल में अपना नाम, कि आपका नाम क्या है, आपने कितना सही किया, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस। अगला सेशन भी आएगा। अगर आप लोगों ने लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्सक्राइब अगर बढ़ाया तो अगला वीडियो भी तुरंत आपका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।